जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट, ये है अपना अगला टॉपिक। तो देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एरर का मतलब हो जाता है जो अपने पास में मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है एरर। ठीक है, एन एरर इन मेजरमेंट, एन एरर इन मेजरमेंट इज सिंपली द डिफरेंस between the value we measure, and the true value and the correct value। जो एकदम जो सही वैल्यू है उसके बीच में और जो हमने मेजर करी है उसके बीच में, इन जो दो वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है एरर। एरर का बेटा फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। एरर का फॉर्मूला है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये लिख दिया है एरर। ठीक है, एक अपने पास में एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं तो देखो, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अपने पास में लेट ट्रू वैल्यू, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन लिख चुके हैं तो वैसा ही क्वेश्चन कर देते हैं, 10.0 मान लेते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, और तीन मेजरमेंट है, तीन है रीडिंग। एक है अपने पास में से 10.2, बी है अपने पास में 10.0 और सी है अपने पास में 9.2। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज में जो तीनों रीडिंग है इनके अंदर में मुझे एरर कैलकुलेट करनी है कि इनके अंदर में एरर कितनी होगी। ओके, तो अब देखो इसका क्या आंसर आता है। एरर का क्या फॉर्मूला है बेटा, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटा देना है। तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू है 10, तो जो फर्स्ट वाली है रीडिंग डेल्टा एक्स ए, फर्स्ट वाले में जो एरर है डेल्टा एक्स ए एरर को लिख देते हैं, फर्स्ट वैल्यू में जो एरर है वो लिखते हैं। 10.2 में से 10.0 घटा देंगे तो जो एरर आ रही है वो आ रही है 0.2। सेकेंड वैल्यू में जो एरर है एक्स, एरर इन वैल्यू बी, बी वाली एरर वैल्यू में जीरो एरर है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है उसमें से अगर मैं घटा रहा हूँ 9.2 में से 10.0, तो इसमें आ रही है नेगेटिव एरर। पहले केस में आ रही थी पॉजिटिव एरर, दूसरे केस में कोई भी एरर नहीं है, तीसरे केस में है नेगेटिव एरर। तो इस तरीके से इन तीनों वैल्यूज में एरर है वो मैंने निकाल दी है। तो भी एरर अलग अलग तरीके से हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको लिख दिया है। पॉजिटिव भी एरर हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और कोई एरर ना हो ऐसी भी रीडिंग हो सकती है। अब देखो, एरर को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है सिस्टमेटिक एरर, दूसरी है रैंडम एरर। द एरर इज डिवाइडेड into two main categories। दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो बेटा सिस्टमेटिक एरर के बारे में लिखते हैं, सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। ठीक है, ऐसी एरर जो हमेशा से जो रीडिंग है उसको सेम तरीके से अफेक्ट कर रही हो, ऐसी एरर को बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। जो सेम तरीके से ही अफेक्ट करेगी ऐसी एरर को बोला जाएगा सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो लिखते हैं सिस्टमेटिक एरर, SYS। सिस्टमेटिक एरर्स आर एरर that consistently
affect that consistently affect the measurement in same way, बार बार सेम तरीके की ही एरर हमें नजर आ रही हो, ऐसी एरर को बोला जाएगा सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, या इनकी जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखते हैं कि क्या है कि अपने पास में द एरर दैट आर यूनिडायरेक्शनल, ऐसी एरर जो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होंगी, या तो हमेशा पॉजिटिव या तो हमेशा नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज। ऐसी एरर जो या तो हमेशा ही पॉजिटिव एरर आएंगी या तो हमेशा ही नेगेटिव एरर आएंगी, ऐसी एरर को बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। और देखो इसके अलावा और हमारे पास में क्या रहता है, ऐसी एरर जिनका कोज हमें पता होता है, ठीक है, उनको बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। द एरर whose cause is known, ऐसी एरर जिनका जो कारण है वो हमें पता होता है, जिसका कारण इजीली बताया जा सकता है या यूजुअली उनका कारण बताया जा सकता है, ऐसी एरर को सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में डाला जाता है। अब जिन एरर का कोज हमें पता चल गया है तो उन एरर को रिमूव भी किया जा सकता है। तो द एरर दैट कैन बी रिमूव्ड, ये ऐसी एरर हैं जिनको रिमूव किया जा सकता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर की ये होती है कैटेगरी, या ये होती है सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन। ठीक है, इसके आगे और ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं सिस्टमेटिक एरर के बारे में। कुछ अपने पास में बेसिक जो एरर है जो सिस्टमेटिक कैटेगरी में लाई करती हैं, उन एरर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो वो वाली एरर देखो क्या है। सबसे पहले टाइप की जो एरर है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर में बेसिकली तीन कैटेगरीज हो सकती हैं, या तो इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, सेकंड हो सकती है लीस्ट काउंट, या जो अपने पास में थर्ड हो सकती हैं जीरो एरर। इसके बाद में इन जो तीनों के तीनों पॉइंट हैं इनको मैं समझाता हूँ। इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन किस तरीके से है, देखो ऐसी हमारे पास में कोई एरर है जिसको हमने मतलब कि स्टार्टिंग में मेजरमेंट लेते टाइम में हमने प्रॉपरली डिवाइस को कैलिब्रेट ही ना किया हो। जैसे अपने पास में कोई वेइंग मशीन है, ठीक है, वेइंग मशीन में मैंने कुछ भी मेजरमेंट नहीं किया है, तब भी 1 kg का वेट दिखा रहा है। तो अगर अपने पास में मैं 50 kg का हूँ, तो अगर उस पे जाके मैं वेट मेजर करूँ तो क्या दिखाएगा 51 kg। ठीक है, चाहे कोई 49 kg का पर्सन मेजर करेगा तो उसको दिखाएगा 50 kg। तो ये एरर हमेशा एक ही डायरेक्शन में आती जा रही है, जैसे हमेशा पॉजिटिव एरर ही आती जा रही है, हमेशा एक वैल्यू एक्स्ट्रा ही दिखा रहा है। तो ऐसी एरर को बोला जा रहा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक की ही कैटेगरी में, इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में इसको डाला गया है। लिस्ट काउंट है दूसरा अपने पास में, लिस्ट काउंट की वजह से जो गलतियां हैं, लिस्ट काउंट को आगे जाके एक बार फिर से पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। जैसे इस तरीके से अपने पास में कोई डिवाइस है, जिस मेजरमेंट है, जो मेजरमेंट करनी है वो इतनी सी है, या ऐसे इसको छोड़ो और एग्जांपल समझो। अपने को मान लेते हैं गोल्ड मेजर करना है, ठीक है, और जो वेइंग मशीन है वो 1 kg के गैप पे रीडिंग दे रही है, जैसे कि 50 के बाद सीधी नेक्स्ट रीडिंग आ रही है 51, उसके बाद में 52। बट गोल्ड है वो अपने पास में मिलीग्राम्स में है, उसको मेजर करने के लिए इस मशीन का यूज नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा वैल्यू गलत ही दिखाएगी। ऐसी एरर को बोला जाता है लिस्ट काउंट एरर, और ये एक टाइप से सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में है, क्योंकि इसका कोज हमें पता है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डिवाइस करके उसकी रीडिंग को सही किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप के अपने पास में जो एरर है वो है जीरो एरर।
जीरो एरर क्या है कि हमने अगर प्रॉपरली जीरो को नहीं पढ़ा है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से स्केल है, स्केल में यहाँ पे है 0 1 2 3 4, ठीक है, मेजरमेंट हमें स्टार्ट करना है, कोई लेंथ मेजर करनी है तो इस तरीके से करनी चाहिए थी। बट अगर मैं यहाँ से लेंथ मेजर करना स्टार्ट कर दूँ इस कोने से, तो अपने पास में जो रीडिंग है वो हमेशा गलत ही आएगी और उसके अंदर में नेगेटिव एरर रहेगी हमेशा, और उसको एरर को रिमूव भी किया जा सकता है, इसका कोड ईजिली निकाला जा सकता है। तो इसलिए ये जो है अपने पास में जीरो एरर की कैटेगरी में आती है। इसके बाद में देखो और सिस्टमेटिक एरर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। इम्परफेक्शन, imperfection in experimental technique, experimental technique, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ही हमें प्रॉपर तरीका नहीं पता हो कि किस तरीके से हमें रीडिंग करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि हमें थर्मोमीटर का यूज करके टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, और हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपने पास में प्रॉपर तरीका ना लगा के हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं हैंड का ही, ठीक है। अगर हम हाथ का ही टेम्परेचर मेजर कर देंगे तो अपने पास में जो रीडिंग है वो गलत आ जाएगी। उसको प्रॉपर तरीके से मेजर करने के लिए हमें उसको माउथ में प्लेस करना पड़ेगा जिससे कि अपने पास में ठीक रीडिंग आ सके। बट अगर मैं हाथ का टेम्परेचर मेजर कर लूँ तो जनरली थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उससे अपने पास में प्रॉपर रीडिंग नहीं आ पाएगी। तो ये अपने पास में हो जाता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एरर रहेगी और इस एरर को रिमूव भी किया जा सकता है क्योंकि इसका कोज आइडेंटिफाई करना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हो सकता है इसका जो रीजन है वो है वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल, वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उनके अंदर में वेरिएशन आ जाना, ठीक है। अपने पास में इस तरीके से है, पहले हमने कोई मेजरमेंट करी है, मान लेते कोई पाउडर फॉर्म में है, पहले उसकी मेजरमेंट करते टाइम में हमने उसकी मेजरमेंट करी थी बारिश के मौसम में, ठीक है, उस टाइम पे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी। अभी अगर मैं उसको समर्स में मेजर करूँगा किसी भी सामान को तो उसका वेट थोड़ा सा कम नज़र आएगा। सोल्ट ही मान लेते हैं, सोल्ट को अगर हम ऐसे किसी टाइम पे मेजर करते हैं जिस टाइम पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसकी जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अगर दूसरी जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उसमें मेजर करेंगे तो वेट थोड़ा सा कम आएगा। ये अपने पास में इसी कैटेगरी की एरर है। नेक्स्ट इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप की एरर है वो देखो, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर भी सिस्टमेटिक कैटेगरी की ही एरर है, ठीक है। इस केस में हम देखो किस तरीके से हैं कि अगर मान लेते हैं स्टॉप वॉच से कोई रीडिंग ले रहे हैं, बाई चांस स्टॉप वॉच का यूज करके हमें कोई रीडिंग लेनी है और स्टॉप वॉच की रीडिंग लेते टाइम में हमारे हाथ बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई एक नंबर का नालायक सा बच्चा है जिसकी वजह से जो रीडिंग को बहुत मतलब कि जैसे ही उसने कोई दौड़ ही करी है, ठीक है, तो जिस टाइम पे उसको स्टॉप वॉच बंद करनी चाहिए थी उसने धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लेट बंद करी, आराम आराम से बंद कर रहा है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है वो पर्सनल एरर की कैटेगरी में है और पर्सनल एरर का भी हमें कोज पता है, आइडेंटिफाई करना इजी है, तो ये भी सिस्टमेटिक एरर की ही कैटेगरी में आता है। तो ये सब है अपने पास में सिस्टमेटिक एरर। अब एक बार रैंडम एरर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे दो टाइप के एरर के बीच में डिस्टिंग्विश करें। सेकंड टाइप की एरर है अपने पास में रैंडम एरर। नेक्स्ट टाइप की जो एरर है वो है रैंडम एरर, ठीक है। ये अपने पास में सिस्टमेटिक एरर के जैसी नहीं होती हैं, सिस्टमेटिक एरर से बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं, ठीक है, बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होती है, कितनी भी वैल्यू आ सकती है, कितनी भी ज़्यादा कितनी भी कम। ऐसी एरर को बोला जाता है रैंडम एरर, ठीक है। दे आर अनप्रिडिक्टेबल एंड
cause your measurement to be either high or lower than true value। ये ज़्यादा या कम दोनों की तरीके से बताया जा सकता है। देखो अपने पास में किस तरीके से होंगी। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ मैं किसी शॉप से जाके एक चीनी लेके आया 1 kg, ठीक है। उसको जब मैंने घर पे आके मेजर किया तो मुझे वो चीनी का जो वेट है वो नज़र आया 1.002 ग्राम, मतलब 1.002 kg। उसके बाद दोबारा जब उसको मेजर किया तो नज़र आया 1.001 kg, एक ग्राम ज़्यादा, कभी 2 ग्राम ज़्यादा, कभी उसका वेट नज़र आ रहा है 1 ग्राम कम, ठीक है। प्रीसाइज डिवाइस पे उसको मेजर कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग हर बार अलग अलग ही आती जा रही है। ऐसा मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसकी सही वैल्यू कब है, इसकी सही वैल्यू क्या है। तो ऐसी एरर को बोला जाता है रैंडम एरर, मतलब जिसमें हमेशा कंटिन्यूसली एरर आती ही चली जाएगी। वेइंग मशीन पे अगर हम खड़े होकर अपना वेट मेजर कर रहे होते हैं तो अगर वेट 50 है तो वो जो रीडिंग है वो 50 से लेकर 50.01 या 49.99 ऐसी ऐसे फ्लैक्चुएट कर रही होती है कंटिन्यूसली। ऐसी एरर को बोला जाता है रैंडम एरर। अब ये एरर है, इसका कोज हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से ये एरर आई है, इस एरर को कभी हम ख़त्म कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी एरर को बोला जाता है रैंडम एरर। इसके बारे में और आगे लिखो कि जो एरर हैं इस तरीके के एरर हैं जिनके कोज अननोन है। द एरर whose कोज आर अननोन। ऐसी एरर हैं जिनका जो कोज है वो हमें नहीं पता है या जो कोज है वो अननोन है, ठीक है। ऐसी एरर जिनको कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता है। वी कैन नॉट रिमूव रैंडम एरर्स। जो रैंडम एरर है उनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरीके के एरर को बोला जाता है रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये अपने पास में है मेन लॉजिक। देखो नोट करके लिखते हैं। इसमें जो अपने पास में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वो ये है कि रैंडम एरर को रिमूव नहीं कर सकते हैं बट इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। रैंडम एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड बट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि हमने एक ऑब्जर्वेशन ली तो उस केस में रैंडम एरर आने का ज़्यादा चांस है। इसकी बजाय मैं अगर 1000 ऑब्जर्वेशन लूंगा और उनकी जो मीन वैल्यू निकालूंगा तो उस केस में रैंडम एरर आने के चांस कम है या एरर आने के चांस कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस केस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो अब इस पे पॉइंट हो जाता है वो क्या है, इफ़ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है उनको मैं n टाइम्स कर दूं, ऑब्जर्वेशन को अगर जैसे 4 गुना कर दूंगा तो जो रैंडम एरर है वो 4 गुना से कम हो जाएगी, मतलब कि 1/4 टाइम्स हो जाएगी। इस तरीके से होता है, ऑब्जर्वेशन को n टाइम्स कर दूंगा तो रैंडम एरर है वो 1/n टाइम्स हो जाएंगे। इफ ऑब्जर्वेशन आर बिकम n टाइम्स then random error become 1/n टाइम्स। ऑब्जर्वेशन को अगर n गुना कर दूंगा तो जो रैंडम एरर है वो 1/n टाइम्स हो जाएंगी। ये हो जाता है रैंडम एरर की कैलकुलेशन का तरीका, ठीक है। चलो देखो रैंडम एरर पे बेस्ड एक क्वेश्चन है,
उसको ट्राई करते हैं। इफ वी टेक 30 ऑब्जर्वेशन, अगर हम 30 ऑब्जर्वेशन लेते हैं देन रैंडम एरर इज 2 सेंटीमीटर। तो उस केस में जो रैंडम एरर है वो है 2 सेंटीमीटर। इफ वी टेक 120 ऑब्जर्वेशन, अगर हम 120 ऑब्जर्वेशन ले लेंगे देन रैंडम एरर बिकम, तो उस केस में जो रैंडम एरर है वो कितनी हो जाएगी, ये अपने पास में है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 30 ऑब्जर्वेशन ली तो अपने पास में उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रैंडम एरर है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को मैंने 30 से कितना लेके चला गया हूँ 120, 30 से ऑब्जर्वेशन हो गई है 120। इसका मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन है वो हो चुकी हैं 4 टाइम्स। तो अपनी जो रैंडम एरर है वो अभी अपने पास में हो जाती है 1/4 टाइम्स। 1/4 टाइम्स है, मतलब कि पहले जो रैंडम एरर 2 सेंटीमीटर थी वो 2/4 0.7 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो एरर है वो 2 से इतनी हो गई है, और जो ट्रू वैल्यू है, जो रीडिंग है, वो 4 गुना हो गई है। रैंडम एरर 1/4 टाइम्स होगी। तो इस तरीके से रैंडम एरर की कैलकुलेशन करी जाती है। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, तो देखो बच्चों अपना अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, एरर है उसको किस तरीके से निकाला जाता है, किसी वैल्यू में कितनी एरर होगी, इन सब के बारे में लिखने। इस टॉपिक के बारे में जो हम पढ़ेंगे ये रैंडम एरर पे बेस्ड होगा। रैंडम एरर, ठीक है। इस केस में सिस्टमेटिक एरर को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। सिस्टमेटिक एरर में कोशिश करेंगे कि जो एरर है उसको रिमूव किया जा सके। तो देखो सबसे पहले आ जाता है कि ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। अपने पास में जो कोई कुछ ऑब्जर्वेशन है वो हमने ली है, उसके बाद में सबसे पहला काम तो यही होता है कि उसकी ट्रू वैल्यू क्या है या उसकी मीन वैल्यू क्या है, तो ये कैलकुलेट करेंगे सबसे। तो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, उन सब वैल्यूज़ को एवरेज ले लेंगे, जितनी भी रीडिंग हमने ली है या जितनी भी मेजरमेंट हमने किए हैं उन सब की जो एवरेज ले लेंगे उसको बोला जाएगा ट्रू वैल्यू। द अर्थमेटिक मीन, द अर्थमेटिक मीन और एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, ऑफ ऑल मेजर्ड values is called true value। जितनी भी हमने मेजरमेंट करी हैं उन सब वैल्यू का जो एवरेज निकालेंगे उसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को ऐसे लिखा जा सकता है जैसे कि ए एम, ए मीन, या फिर ए के ऊपर बार लगा देंगे जो एवरेज का सिंबल होता है, या फिर इस तरीके का सिंबल भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं एन वैल्यूज़ हैं या एन रीडिंग हमने ली हैं, उस केस में क्या किया जाएगा, A1 + A2 + A3 जितनी भी वैल्यू हमने ली हैं उन सब का सम करके उससे ही डिवाइड कर देंगे। ये तरीका होता है अपने पास में ट्रू वैल्यू निकालने का। पहले ट्रू वैल्यू और ये सब निकालने के फॉर्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में है नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कि भाई हर किसी वैल्यू के अंदर में कितनी कितनी एरर है।
उसके लिए हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसका मतलब है कि एरर इन ईच वैल्यू, इसमें जितनी भी वैल्यू हैं उन सब के अंदर जो एरर है उसको निकालने के लिए यूज करते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा A1, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाली वैल्यू में एरर A1 में, A1 की मेजर्ड वैल्यू है A1 माइनस उसमें से मैंने घटा दिया है ट्रू वैल्यू को। सिमिलरली लिख सकता हूँ डेल्टा A2, सेकंड वाली वैल्यू में एरर, तो A2 उसमें से हम घटा देंगे उसकी एवरेज वैल्यू को। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट 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 जो है सारी वैल्यूज़ को लिखा जा सकता है। ये हो जाता है एब्सोल्यूट एरर। ये फर्स्ट वैल्यू में एरर, सेकंड वैल्यू में एरर, ऐसी थर्ड वैल्यू में, फोर्थ वैल्यू में, जितनी भी वैल्यू हैं सबकी एरर निकाली जा सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट कैलकुलेट किया जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हमने जितने भी एब्सोल्यूट एरर निकालनी है उन सब का मीन निकाल लेंगे, यही होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अपने पास में जितनी भी एरर आई है उन सब का मॉडुलस लेके चलेंगे, सबको पॉजिटिव में लेके चलेंगे। यस, द मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ या मीन ऑफ मोड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है उन सब का मीन और मोड ले लेना है। ठीक है, सबसे पहले मॉडुलस लेंगे, उसके बाद में देखो अब अपने पास में जो भी एरर थी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, सबका सम कर दिया मॉडुलस लेके और उसको n से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद में देखो और क्या एरर में कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। इसको देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो अपनी मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू से। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, बस इतना सा निकालना है इसमें। इज इक्वल टू करके लिख देता हूँ इसको। तो ये हो जाती है अपनी रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल। इसके बाद में जो नेक्स्ट निकाला जाता है वो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का सिंपली मीनिंग हो जाता है जो हमने रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकाली है उसको ही 100 से मल्टीप्लाई कर दे इनटू 100%। और नेक्स्ट आ जाता है कि रीडिंग कैसे लिखी जाती है। तो कोई भी अगर हमें रीडिंग लिखनी होगी तो उस रीडिंग को लिखा जाएगा ऐसे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये रुको, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए ये फॉर्मूला यूज किया गया है। तो ये अपने पास में इस तरीके से रीडिंग लिखी जाएगी। तो ये हो जाता है अपने पास में एरर्स को निकालने का मेथड या एरर की कैलकुलेशन। ठीक है, तो बेटा देखो ये जो एरर के हमने पढ़े हैं इससे आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है उसको मैं लिखता हूँ। ये देखो ये है अपने पास में क्वेश्चन, 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ लेंथ
आर 2.1 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर आर गिवन। ये अपने पास में 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है। इस तरीके से लेंथ की है 5 ऑब्जर्वेशन या 5 रीडिंग है एक टाइप से, ठीक है। और इससे ऊपर जो भी हमने स्टेप किए वो सारे के सारे कैलकुलेट करने। देन सोल्व ऑल स्टेप, ऑल अबव स्टेप्स। इससे ऊपर जो भी चीज़ करी थी वो सारी की सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इससे ऊपर देखो अभी अभी तो लिखा ही है। सबसे पहले निकालनी है हमें ट्रू वैल्यू, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालनी है हर किसी में, उसके बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद में निकालेंगे रिलेटिव एरर और फिर निकालेंगे परसेंटेज एरर। ये पांचों की पांचों जो एरर है वो पांचों की पांचों एरर इसके अंदर में हमें निकालना है। कुछ भी पूछा जाए तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले जो चीज़ है अपने पास में वो होगी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का मीन निकाल लेंगे। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू, इन सब का सम करके मीन निकाल लेंगे। तो 2.1 प्लस 2.0 प्लस 1.8 प्लस 1.9 प्लस 2.2, इन सब को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो ये अपने पास में सेंटीमीटर्स में आंसर आएगा। इन सब का सम करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 10.0, उसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 5 से, तो इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो आ जाती है 2.0। तो इस तरीके से निकाली जाएगी ट्रू वैल्यू। इसके बाद में अपने पास में जो नेक्स्ट है सेकंड, हर किसी वैल्यू के अंदर में कितनी एरर है। ये है A1, ये है A2, ये है A3, A4 और A5, इस तरीके से इनको मार्क करेंगे। अब हमें निकालना है फर्स्ट वाली वैल्यू में कितनी एरर है, एब्सोल्यूट एरर। तो उसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा A1, A1 में जो एरर है। तो उसको देखो A1 की, A1 माइनस जो ट्रू वैल्यू है वो कर देंगे। तो A1 की वैल्यू है बेटा 2.1, उसमें से घटा दिया मैंने 2.0। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो आ जाता है 0.1। सेंटीमीटर में ही चल रहा है सब कुछ, ऊपर वाला भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। सेकंड वाली वैल्यू में जो एरर है वो निकालते हैं। सेकंड वैल्यू है 2.0, ट्रू वैल्यू भी है 2.0, इसमें कोई भी एरर नहीं है। एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं थर्ड वैल्यू में जो कि है 1.8, ट्रू वैल्यू है 2.0। तो 1.8 में से 2.0 घटाएंगे तो अपने पास में बचेगा -0.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही लिख रहा हूँ A4 और साथ साथ में A5, इन दोनों में भी एरर। फोर्थ वैल्यू के अंदर में जो एरर है वो देखो, फोर्थ वैल्यू अपने पास में 1.9, ट्रू वैल्यू है 2, तो 1.9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा -0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर घटाएंगे तो बनेगा 0.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने एब्सोल्यूट एरर निकालनी है हर किसी वैल्यूज में। तो ये आ गई है एब्सोल्यूट एरर, ऊपर निकाली थी ट्रू वैल्यू। थर्ड वाला स्टेप होता है अपने पास में, थर्ड टाइप की जो एरर है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको लिखा जाएगा डेल्टा ए बार से, ठीक है। इसमें जितनी भी एरर आई थी इन सब का मॉडुलस लेके मीन ले लेंगे। मॉडुलस लेने का मतलब है सबको पॉजिटिव में रखेंगे। 0.1 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 5। जो बेटा सारी की सारी वैल्यूज हैं इनको मैंने मॉडुलस लेके लिख दिया है यहाँ पे, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो देखो इसको कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो हो जाती है 0.1 प्लस 0.2, ये 0.3, 0.4 और ये बन जाएगा 0.6। तो 0.6 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बन जाएगा 0.12। और इसके बाद में है नंबर फोर्थ स्टेप जो कि है रिलेटिव एरर, जिसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं। रिलेटिव एरर यहाँ पे आ जाती है डेल्टा ए बार अपॉन ए की जो ट्रू वैल्यू थी वो।
ये बन गया है 0.12 अपॉन जो ट्रू वैल्यू थी वो थी 2.0, ये सेंटीमीटर में है, डिवाइडेड बाई 2.0 सेंटीमीटर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये बनता है 0.06। ठीक है, फ्रैक्शन है, इसकी यूनिट तो कुछ होगी नहीं, तो रिलेटिव एरर है उसकी वैल्यू बन जाती है 0.06। और परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर आ जाएगी जो भी अपने पास में रिलेटिव एरर है 0.06, उसको ही 100% से मल्टीप्लाई कर देना है बस, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है। तो अपने पास में जो परसेंटेज एरर आ जाती है वो है 6%। ठीक है, और बेटा सबसे लास्ट में मैंने बताया था कि रीडिंग है इसकी वो कैसे लिखी जा सकती है। तो रीडिंग लिखने का तरीका हो जाता है, जो ट्रू वैल्यू है उसमें प्लस माइनस करके रिलेटिव एरर है, सॉरी जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको लिख देंगे। तो अपने पास में जो रीडिंग है इस ऑब्जर्वेशन की वो इतनी आ जाती है, 2.0 प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर, बस ये हो जाता है अपना आंसर। इतना सा अपने पास में तरीका है। ऐसे ही एक दो जो नीट में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद में देखो बेटा, एरर के अंदर में अलजेब्रा कैसे लगाएंगे, किस तरीके से एरर के साथ में वैल्यूज की मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, वो सब हम करने वाले हैं। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ एरर्स, एरर्स की जो अलजेब्रा है वो हम करने वाले हैं, इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला स्टेप हम कर रहे हैं एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब दो चीज़ों को ऐड किया जाए और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसको एरर के साथ में कैसे लिखा जाएगा। तो ये हो जाता है एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर है वो कैसे लिखी जाएगी, ये है अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक। ए, अगर हम एडिशन करना चाहते हैं या एडिशन को सम भी बोल देते हैं, सम में किस तरीके से एरर लिखेंगे। देखो मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये मैंने डिफाइन कर दिया है, कोई y फंक्शन है जो a और b को ऐड करने के बाद में हमें मिल रहा है। तो अगर मुझे एरर इन y लिखनी होगी तो वो आ जाएगी a के अंदर में जो एरर है प्लस b में जो एरर है, उन दोनों एरर को ऐड कर देंगे। तो ऐड करते टाइम में एरर भी ऐड हो जाती हैं, बस इतना सिंपल सा इसका लॉजिक। नेक्स्ट सम के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन या जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस ही बोल देते हैं कई बार। सब्ट्रैक्शन मैंने z को डिफाइन कर दिया है, z इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसके अंदर हमें बताना है कि इसके अंदर में कितनी एरर होगी। तो सब्ट्रैक्शन में भी बेटा जब भी एरर निकालेंगे तो एरर जो है वो ऐड ही होगी। ठीक है, फंक्शन में अगर सब्ट्रैक्शन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एरर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एरर ऐड ही होती है। चाहे दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं ऐड कर दूं, चाहे मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों केस में जो एरर है वो ऐड ही होती है, बस ये आंसर है। ठीक है, देखो, when two physical quantity are added or subtracted, then their absolute error will be added always। दो वैल्यूज को चाहे मैं ऐड करूं चाहे सब्ट्रैक्ट करूं, उनकी जो
एब्सोल्यूट एरर है उसको ऐड ही करना पड़ेगा। ये अपने पास में एरर की अलजेब्रा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान में रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं आएंगे। इसके बाद में पैकेज में भी या किसी भी बुक में एडिशन सब्ट्रैक्शन पे वेस्ट बहुत कम क्वेश्चन है। एक बार सिखा दिया तभी समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे नहीं बेवकूफ़ों की तरह पढ़ रहे हो, बहुत धीरे धीरे एक बार नोट्स बना रहे हो एक बार समझ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नोट्स बना रहे हो साथ साथ में समझना है, बस खत्म बात। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो ए है अपने पास में 10 प्लस माइनस 1, बी है अपने पास में 5 प्लस माइनस 2। इस तरीके से ए और बी हमें निकालना है। फाइंड आउट एक्स, जिसको मैंने डिफाइन किया है ए प्लस बी, एंड वाई जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ ए माइनस। ए प्लस बी और ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। ए और बी दोनों की वैल्यू गिवन है एरर के साथ में। चलो तो बेटा देखो समझते हैं। अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है 10 प्लस माइनस 1, इसका मतलब है जो 10 है वो ए की ट्रू वैल्यू है और जो 1 है वो ए में आने वाली मीन एब्सोल्यूट एरर है। 5 है वो बी की ट्रू वैल्यू है और जो 2 है वो बी की मीन एब्सोल्यूट एरर है। इसका मतलब ये है ए, ये है डेल्टा ए, ये है बी, ये है डेल्टा बी। ऐसे ही लिखा जाता है, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। चलो निकालना है हमें x इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो भाई सबसे पहले निकालेंगे इसकी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू है a की ट्रू वैल्यू में b की ट्रू वैल्यू जोड़ देंगे, तो 10 प्लस 5, तो ट्रू वैल्यू बन जाती है 15। ठीक है। अच्छा अब देखो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा x इज इक्वल टू ए के अंदर में जो एरर है वो प्लस बी में जो एरर है वो, तो डेल्टा x की वैल्यू हो गई है 3। बेटा x की जो ट्रू वैल्यू आ गई है वो 15 है और x में जो एरर आई है वो है 3। इसका मतलब है x की वैल्यू है वो हो गई है 15 प्लस माइनस 3, सॉरी 13 लिख दिया, 15 प्लस माइनस 3, ये हो जाती है x की ट्रू वैल्यू। बस इस तरीके से ही कैलकुलेट करना है। किसी को डाउट लग रहा है वीडियो को एक बार फिर से देख ले, ठीक है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। तो अपना क्या स्टेप होगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इसकी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू है a माइनस बी, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, तो 10 माइनस 5 जो कि बन जाता है 5। डन है, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखो इससे आगे डेल्टा वाई को डिफाइन किया जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए का मतलब है 1 और प्लस डेल्टा बी का मतलब है 2। तो y वाली वैल्यू में भी जो एरर है उसकी वैल्यू आ रही है 3 और y की जो ट्रू वैल्यू आई थी वो थी 5। तो y का जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 5 प्लस माइनस 3। बस ये हो जाता है आंसर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में इतना सा ही निकालना है, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, ए को डिफाइन किया गया है 2 प्लस माइनस 0.1 एंड बी इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.1। इस तरीके से डिफाइन किया गया है ए और बी दो वैल्यूज़ को। तो हमें निकालना है, अपने पास में जो क्वेश्चन है उसके लिए ये है फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इनको कैलकुलेट करना है, एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को, इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है। ए प्लस बी है इसका एडिशन, ए माइनस बी है इसका सब्ट्रैक्शन।
देखो बेटा, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि एरर के साथ में कैलकुलेट करना है, तो इजी समझने के लिए मैंने a प्लस बी को x मान लिया है। तो सबसे पहले निकालूंगा मैं x की ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब है a की ट्रू वैल्यू में b की ट्रू वैल्यू को ऐड कर देंगे, 4 + 2 बन जाएगा 6, तो ट्रू वैल्यू है वो बन गई है 6। साथ साथ में एरर, एरर हो जाती है a के अंदर की एरर प्लस b की एरर का सम, तो हो जाएगा 0.1 + 0.1, तो एरर बन जाती है 0.2। तो इसका मतलब है कि x को लिखा जा सकता है 6 ± 0.2। ये अपने पास में सिंपल सा लॉजिक है, ये अपने पास में आंसर है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, लेट y इज इक्वल टू a माइनस बी। अब जो y है उसको लिखते हैं, a में से b को सबट्रैक्ट करेंगे तो ट्रू वैल्यू आएगी, तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 4, तो इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो आ जाती है -2। सिमिलरली एरर निकालेंगे, सबट्रैक्शन में भी जो एरर है वो सेम ही होती है बेटा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इसकी भी जो एरर है वो आ जाएगी 0.2, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो a माइनस बी है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा -2 प्लस माइनस 0। इतना सा लॉजिक है एरर इन सबट्रैक्शन का और एडिशन का, इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जो कर सकते थे वो इतना ही है। चलो देखो, और इससे आगे वाले स्टेप्स हैं, इससे आगे वाले लेवल्स हैं, उनको करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरीके से एरर होती है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन, सेकंड है डिवीजन। वे मल्टीप्लाई में और डिवीजन में कैसे कैसे एरर को देखा जाएगा, यही हमें निकाल रहे हैं। वह सिंपल सा लॉजिक है बेटे, कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा, ऑब्वियस सी बात है, वही देखने वाले हैं। तो बेटा हमने मान लिया है, सबसे पहले सोल्व करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऐसा मान लेते हैं y इज इक्वल टू a इंटू बी, ये हमने कुछ फंक्शन डिफाइन किया है, या a दो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करना है, उसको मैंने डिफाइन कर दिया है y से। इसमें अगर हमें एरर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा y अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। एरर इन y अपॉन वाई, एरर इन a अपॉन ए, एरर इन b अपॉन बी, इस तरीके से इसको निकाला जाएगा। नेक्स्ट सेम चीज़ हम करने वाले हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन को लिखा जाएगा z से, जो कि होगा a अपॉन बी। इसमें डिफाइन होगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर का जो फॉर्मूला है वो सेम होता है, वैल्यूज सेम नहीं आएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बट जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है। और फॉर्मूला भी क्या है, ये रिलेटिव एरर ही है, रिलेटिव एरर को ऐड करके ही आंसर आता है। तो इसका जो प्रॉपर थ्योरेटिकल वर्जन है वो लिख देते हैं, इन मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिलेटिव एरर will be added to find error in
फाइनल रिजल्ट। बेटा फाइनल रिजल्ट में एरर निकालने के लिए जो दोनों वैल्यूज हैं या जो 3-4 वैल्यूज हैं उन सब की रिलेटिव एरर है उसको ऐड किया जाता है। ये इतना सा कंसेप्ट है। ओके, करते हैं इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन जिससे कि इस कंसेप्ट में और ज़्यादा क्लियरिटी आ सके। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में है a इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2, b इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1, और हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट x इज इक्वल टू ए बी एंड y इज इक्वल टू a अपॉन बी। ये जो चीज़ें हैं ये हमें कैलकुलेट करनी है। x इज इक्वल टू a इंटू बी, वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी। ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, बस इतना सा अपना कंसेप्ट है। तो देखो निकालते हैं बेटा आंसर। सबसे पहला देखो a इंटू बी दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहला काम तो यही होता है कि ट्रू वैल्यू ही निकालना। तो x की ट्रू वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 5, दैट मीन्स की 50। राइट साइड में a अपॉन बी वाला निकालेंगे तो वही ऐसे लाइन खींच ले रहा हूँ मैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पे एरर का फॉर्मूला लगा देंगे। x इज इक्वल टू ए बी वाले में क्या एरर का फॉर्मूला हो सकता है, तो वो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा x का मतलब है एरर इन x अपॉन x की जो ट्रू वैल्यू है वो है 50, एरर इन ए में जो एरर है वो 2 है, a की जो ट्रू वैल्यू है वो 10 है, एरर इन बी वो है 1 और b की जो ट्रू वैल्यू है वो है बेटा 5। ये लिखा हुआ है b प्लस माइनस डेल्टा बी, बस ये लिखा है। तो ये आ जाता है अपने पास में 1 अपॉन ये, इसको मैं 10 एलसीएम ले देता हूँ, 10 हो जाएगा 2 प्लस जो कि बनेगा 4/10। डेल्टा x अपॉन 50 है, इसकी वैल्यू बन जाती है 4/10। तो डेल्टा x है वो बन जाता है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20। x की जो एरर है वो आ जाती है 20 और x की जो ट्रू वैल्यू है वो आ गई है 50। बस सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको अगर हमें लिखना है तो इसको लिख भी सकते हैं। लिखते हैं, देखो इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 20। ये अपना फाइनल रिजल्ट है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं, भाई इतना सा आंसर निकालना था। y इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकाली जाएगी ट्रू वैल्यू a अपॉन बी। a की ट्रू वैल्यू है 10, a की है ट्रू वैल्यू 10, b की है ट्रू वैल्यू 5, तो y की जो ट्रू वैल्यू आ जाती है 2। इसके बाद में आगे कैलकुलेशन करेंगे, तो एरर की कैलकुलेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। जो अभी अभी हमने लिखा है, जो डिवीजन के लिए लगाया जाता है वही फॉर्मूला यही है। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई की जो ट्रू वैल्यू, ए के अंदर में जो एरर है अपॉन ए की ट्रू वैल्यू, बी में जो एरर है अपॉन बी की ट्रू वैल्यू। इससे आगे इसको हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, वापिस से भी सोल्व कर सकते हैं। तो बनेगा 4/10 डेल्टा वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 4/10। डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाती है 8/10, जिसको लिखा जा सकता है 0.8, और अपने पास में जो y है वो बन जाता है 2 प्लस माइनस 0.8। ये हो जाता है अपने पास में फाइनल आंसर x का भी और
वाई का भी। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं एरर के साथ में क्या कैलकुलेशन होगी डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, लिखो क्वेश्चन को, एक बार रुकना जरा, लिखो क्वेश्चन को। अपने पास जो ए है उसकी वैल्यू है 20 प्लस माइनस 2 और जो बी है उसकी वैल्यू है 10 प्लस माइनस 1। ये है अपने पास में क्वेश्चन। अब हमें इस केस में कैलकुलेट करना है ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एरर के साथ में। फाइंड एक्स इज इक्वल टू ए बी, बस इतना सही क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। मैं इसका आंसर बताता हूँ, क्या होगा इसका आंसर। तो देखो सबसे पहले तो x की मैं ट्रू वैल्यू निकालता हूँ। x इज इक्वल टू जो है अपने पास में है a इंटू बी, ठीक है। तो a की मैं अगर b से मल्टीप्लाई करूंगा ट्रू वैल्यू, तो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हो जाएगा 20 इंटू 10 मतलब कि 200 हो गई है ट्रू वैल्यू। अब उसके बाद में इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगा देते हैं, x इज इक्वल टू ए बी है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बस इस तरीके से अपने पास में इसका कंसेप्ट बनता है। अब डेल्टा एक्स अपॉन 200 इज इक्वल टू डेल्टा ए के अंदर जो एरर है वो है 2 अपॉन 20, बी में एरर है 1 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 20 एलसीएम ले लेता हूँ मैं, क्या ही इसको करना है, 20 को ले लिया एलसीएम, तो ये बन गया है 2 प्लस 2, ये बन गया है 4 अपॉन 20, जो कि डेल्टा एक्स अपॉन 200 था, उसकी वैल्यू आ गई है 4 अपॉन 20, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से ये 10 पे कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये लो बेटे, कैंसिल आउट ना करके थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख देते हैं, तो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू बन जाती है 40, ठीक है। तो हमसे जो निकालना था वो था एक्स, एक्स की जो ट्रू वैल्यू आई है वो आ गई है 200, तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 200 प्लस माइनस 20, बस यही फाइनल आंसर है, और तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस ठीक है। इससे आगे अपने पास में नेक्स्ट टाइप के कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट्स हैं उनके अंदर में एरर किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी, वो है अपना अगला टॉपिक, एरर इन एक्सपोनेंट्स। एरर इन एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट है मतलब कि कोई चीज़ पावर में लिखी हुई हो, पावर जो लिखी रहती है ना उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट, ठीक है। बेसिक मैथमेटिकल टूल वाली जो वीडियो थी उसके अंदर में देख लिया होगा एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन में भी इसका मतलब बताया था, ठीक है। इसका रूल देखो बेटा किस तरीके से है। अगर अपने पास में ऐसा गिवन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसमें एरर के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें फॉर्मूला निकालना है वो कैसे आएगा। तो देखो पहले तो देखेंगे y की पावर जो कि है 1, फिर देखेंगे x की पावर जो कि है n, तो 1 को मैं आगे ले जाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा डेल्टा y अपॉन वाई, एक्स की पावर n है तो n को आगे ले जाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा डेल्टा x अपॉन एक्स, बस इतना सा लिखना है, ये अपने पास में इसका फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट अपने पास में b, x है अपने पास में a की पावर p, b की पावर q अपॉन c की पावर r और अंडर रूट ऑफ d, इस तरीके से है। इसमें मुझे एरर का फॉर्मूला लिखना है, तो देखो लेफ्ट पे देखेंगे x की पावर है 1, a की पावर है p, b की पावर है q, c की पावर है r और अंडर रूट d का मतलब है d की पावर है 1/2, तो इसको लिख देंगे x की पावर 1 थी तो 1 आगे डेल्टा x अपॉन एक्स, a की पावर है p तो p आगे डेल्टा a अपॉन a, b की पावर है q तो q आगे डेल्टा b अपॉन b,
सी की पावर आर है तो आर को मैं आगे ले जाऊंगा, डेल्टा सी अपॉन सी। डी की अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब हो जाता है डी की पावर 1/2, 1/2 आगे डेल्टा डी अपॉन डी। ये हो जाता है एरर को लिखने का तरीका। इसके अकॉर्डिंगली ही हमें बाकी सबकी एरर लिखनी है और यही तरीका हमें फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका मोस्ट ऑफ केस में यूज किया जाता है, तो वो एग्जांपल लिखवा देता हूँ। एग्जांपल्स, अगर ऐसा पूछा जाए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है उसका फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। इसमें हमें एरर लिखनी है, तो ए की पावर है 1, तो 1 डेल्टा ए बाई ए। पाई जो है उसमें कोई भी एरर नहीं होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है तो उसकी कोई एरर नहीं लेके चलेंगे। आर की पावर है 2, 2 डेल्टा आर बाई आर। बस ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है अपने पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है उसके एरिया में एरर। रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन वाला ही है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला भी इसी तरीके से निकाला जा सकता है। एरिया की पावर है 1, एल की पावर है 1, बी की पावर है 1। तो 1 को लिख दिया मैंने 1 इंटू डेल्टा ए बाई ए, 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल, प्लस 1 इंटू डेल्टा बी बाई बी। बस ये हो जाता है इसकी एरर का फॉर्मूला। नेक्स्ट है नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोई स्फीयर है उसकी वॉल्यूम में एरर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें है एरर हो जाएगी डेल्टा वी अपॉन वी। 4/3 तो कांस्टेंट है, आर की पावर 3 है तो 3 आगे आ गया, डेल्टा आर अपॉन आर। आंसर डन, इससे आगे और कुछ नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट है नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, इसमें एरर लिखनी है, तो डेल्टा वी अपॉन वी, ए की पावर 3 है तो 3 आगे, डेल्टा ए अपॉन ए। इसके बाद में है नेक्स्ट रजिस्टेंस। रजिस्टेंस के फॉर्मूला बेटा याद रखने हैं। पहला है रजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज के अंदर में जो रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R1 प्लस R2। एडिशन वाला फॉर्मूला है ऐसा लगता है। इसकी एरर है, इसकी एरर का तरीका जो पहले ही सीखा हुआ है, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। बस नेक्स्ट है इसके बाद में टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। कोई पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड लिखना है, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये अपने पास में टाइम पीरियड है किसी भी पेंडुलम का, उसका फॉर्मूला है। इस केस में देखो क्या किया जाता है, ऐसा कोई फॉर्मूला आता है जैसे टाइम पीरियड निकालना है पेंडुलम का, बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला निकल के आया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए। इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। इसका मतलब इसमें जो टाइम पीरियड है और लेंथ है इनको पहले मेजर किया जाता है, बाद में जो एरर है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आती है। तो ये फॉर्मूला को हम चेंज कर लेते हैं जी की टर्म्स में। तो पहले तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। यहाँ का यूज करके जी निकालेंगे, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ये बन गया। अब इसके अंदर में लगाता हूँ फॉर्मूला, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपने पास में एक ट्रू वैल्यू है, मतलब ये चेंज इसमें एरर नहीं है, एल की पावर है 1, तो 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। कभी भी कोई कंसेप्ट दिया हुआ मिले, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वाले फॉर्मूले का यूज करना हो तो उसको
इस तरीके से यूज करेंगे। स्टेप सीख लो, जो भी स्टेप है यही यूज करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद में है नंबर 7, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल में लगाया जाए तो उसका फॉर्मूला बन जाता है ये 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसके अंदर में एरर निकालनी है, तो देखो कैसी एरर निकालेंगे। तो 1/r, इसको इसके के कोरस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला बनता है वो देखो, डेल्टा r/r², डेल्टा r1/r1² प्लस डेल्टा r2/r2²। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, डायरेक्ट याद रखना है, ये इसका फॉर्मूला बनता है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, ध्यान रखना है इसको, इसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चंस को ट्राई करना। चलो अब इस पे बेस्ड जो एक्चुअल में क्वेश्चन आएंगे वो वाले क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। देखो, इफ एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, फाइंड आउट एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर की रेडियस में जो एरर है वो है 2%, और इसकी वॉल्यूम में एरर निकालनी है, ये हमसे पूछा गया है। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करते हैं बेटा। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई r3, क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर की वॉल्यूम है। इसमें एरर का फॉर्मूला लगा जाएगा, डेल्टा v/v इज इक्वल टू r⁻³ है तो 3 डेल्टा r/r। बाकी पाई में और 4/3 में तो कोई एरर है ही नहीं। अब देखो बेटा, परसेंटेज एरर गिवन है हमारे पास में, रिलेटिव एरर आई है, तो रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर निकालने में कुछ नहीं लगता है, 100 से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट में और राइट में, तो वही चीज़ परसेंटेज में आ जाती है। हमें 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है भी नहीं, ध्यान रखेंगे कि वो परसेंटेज में ही है, सीधा ही लिख देते हैं। डेल्टा v/v है तो बन जाता है 3, रेडियस में जो एरर है उसको लिख दिया मैंने सीधा ही 2%, तो इसका जो आंसर है वो आ गया है 6%। डेल्टा v/v से परसेंटेज में लिखी है तो खुद से ही ओबियस सी बात है वो परसेंटेज एरर ही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये इतना सा कंसेप्ट याद रखना है, इसी से अपने आंसर आ जाएंगे। y इज इक्वल टू a² b³ अपॉन √c इंटू d। ठीक है, अपने पास में क्वेश्चन हो जाता है, फाइंड आउट एरर इन y इफ एरर इन a b c and d are 1%, 2%, 2% and 1% रेस्पेक्टिवली। अगर इस तरीके से एरर है तो हमें निकालना है कि y के अंदर में कितने परसेंट की एरर होगी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सीधा सा आंसर हो जाएगा। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, सेम अप्रोच है, फॉर्मूला तो हमें बनाना आता ही है। y की पावर है बेटा 1, तो लिख देंगे डेल्टा y/y। a की पावर 2 थी तो 2 डेल्टा a/a। b की पावर है 3 डेल्टा b/b। c की पावर है 1/2 तो 1/2 डेल्टा c/c प्लस डेल्टा d/d। इससे आगे y के अंदर में परसेंटेज एरर निकालनी है। परसेंटेज और फ्रैक्शनल एक जैसी ही होती हैं, सिंपली उसको परसेंट में लिखा जाता है और उसका तरीका है 100 से मल्टीप्लाई करना।
ए बी सी और डी सब में एरर गिवन है 1%, 2%, 2% और 1%। लिख दो 2 इंटू 1%, 3 इंटू 2%, 1/2 इंटू 2% प्लस 1%। तो 2 इंटू 1 मतलब कि 2% प्लस 6% प्लस 1% प्लस 1%। तो इससे आगे देखो करते हैं सोल्व। 6 + 2 8, 9 और 10। तो इसकी जो टोटल एरर है वो आ जाएगी 10%। बस ये आंसर हो गया और इससे आगे हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा इतनी सिंपल सी अप्रोच है, इसी अप्रोच से ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलो और क्वेश्चन देता हूँ, वीडियो पॉज करके आंसर करना। रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। इफ टू रेजिस्टेंस R1 and R2, R1 plus minus delta R1 and R2 plus minus delta R2 are in series, then find out percentage error in equivalent resistance। इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा उसके अंदर में परसेंटेज एरर बतानी है क्या होगी। ये है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एडिशन के केस में परसेंटेज एरर पूछा जाए तो यही वाली अप्रोच यूज करनी है। जल्दी से क्वेश्चन को लिखो और आंसर करो। मैं करता हूं, देखो आंसर। बेटा दोनों के दोनों अगर सीरीज में है तो R है उसको लिखा जाएगा R1 प्लस R2 और उसके अंदर जो एरर है उसको लिखा जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। सीरीज में यही वाला कंसेप्ट लगाया जाता है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा R अपॉन R इंटू 100%। ठीक है, तो इसको लिखता हूँ, डेल्टा R की वैल्यू है डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, R की वैल्यू है R1 प्लस R2 इंटू 100%। बस ये है इसका आंसर, और कोई इससे अच्छा आंसर इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो तो इसके बेस्ट, इस पे बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, इफ टू रजिस्टर्स R1 is equal to 10 plus minus 1 ohm and R2 is equal to 20 plus minus 4 ohm are in parallel। दोनों रजिस्टेंस है बेटा, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो हमें निकालना है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये बन जाता अपने पास में क्वेश्चन। दोनों हैं, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, फिर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही तरीके से सोल्व करना है। फॉर्मूला है बस वही लगाने हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करो। नहीं होता है तो देख लेना, अगर हो रहा है तो सीधा आंसर देखो, खत्म बात। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो सबसे पहला काम तो अपना ट्रू वैल्यू ही निकालना होता है। तो ट्रू वैल्यू निकाली जाएगी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इज इक्वल टू
R1 की ट्रू वैल्यू है 10, R2 की ट्रू वैल्यू है 20। इसका एलसीएम आ गया है 20, 2 + 1 जो कि बन गया है 3/20। R की वैल्यू हो गई है 20/3 ओम। ट्रू वैल्यू आ गई है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। अभी इसकी एरर निकालनी है, बस आंसर आ जाएगा। एरर के लिए फॉर्मूला बताया था, डेल्टा R/R², डेल्टा R1/R1², डेल्टा R2/R2, डेल्टा R/R का स्क्वायर जो कि है 20/3 का स्क्वायर, डेल्टा R1 में जो एरर है 1/10 का स्क्वायर, R2 में जो अपने पास में एरर है वो है 4 और उसकी ट्रू वैल्यू थी 20। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक लिख दिया है। अब तो देखो बेटा, इसको सोल्व करते हैं। +4/400, ये बच गया 1/100, ये भी बच गया 1/100। तो ये बन गया है 2/100 जो कि बना है R/20/3 का स्क्वायर। तो डेल्टा R निकालने के लिए इस वाली टर्म को राइट में लेके जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/100 इंटू 20 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो गया 400/3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 0 0 से ये कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, ये बन जाता है 8/9। डेल्टा आर की वैल्यू हो गई है 8/9, आर की वैल्यू हो गई 20/3। तो जो आर इक्विवेलेंट है उसका आंसर हो जाता है 20/3 ± 8/9 ओम। ऐसे कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है, बट जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो इतनी सी कैलकुलेशन तो सोल्व करनी ही पड़ेगी। इससे इजी सोच रहे हो तो इससे इजी नहीं हो पाएगा। ओके, चलो इससे बेस्ट एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर निकालना। अब तरीका इसका समझ में आ गया है, कंप्लीट क्वेश्चन के साथ में आंसर तक का मैंने समझा दिया है। ठीक है, और जो जो बच्चे जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं उन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखो कि आज मेरा इतना इम्प्रूवमेंट है, मैंने इतनी सी वीडियो देखी है और इसमें इतने क्वेश्चन मैं सोल्व कर पाया हूँ खुद से। ठीक है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, R1 है अपने पास में 10 ± 1 ओम, R2 है अपने पास में 20 ± 2 ओम। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड आउट रिलेटिव एरर इन R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when both are connected in पैरेलल। जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो कितनी एरर होगी, जो रिलेटिव एरर है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को लिखो, आंसर निकालो, जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकालना है, बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जिससे कि तुम्हें देर लगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। सबसे पहले अपना काम रहेगा ट्रू वैल्यू निकालना।
1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 की ट्रू वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 20। 20 हो गया अपना एलसीएम, 2 + 1 जो कि बनता है 3/20। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है 20/3 ओम। ठीक है, इसके बाद में फॉर्मूला लगा देते हैं हम जो इसके रेजिस्टेंस में एरर का फॉर्मूला है। डेल्टा R/R² डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2²। ये इस तरीके से हो जाता है फॉर्मूला। पर बेटा हमें जो एरर का फॉर्मूला निकालना है रिलेटिव एरर, वो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा R/R, बट यहाँ पे है नीचे की तरफ स्क्वायर, तो एक R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ में, तो डेल्टा R/R बच गया यहाँ पे। इधर पे हो गया है डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2² इंटू R, या ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से एक R को उठा के इधर भेज दिया, एक R को यहीं पे रख दिया। ये बन जाती है इसकी रिलेटिव एरर। बस अब तो वैल्यूज ही पुट करनी है। डेल्टा R1 में जो एरर है वो है 1, दूसरे में एरर है वो है 2, तो 1/10², 2/20², और जो ट्रू वैल्यू थी वो थी 20/3। 1/100, 2/400, यह है 20/3। 400 आ गया इसका एलसीएम, 4 + 2, ये बचा है 20/3। 6 × 20, 400 × 3। ठीक है, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, तो इसका आंसर बच जाता है 1/10। बस ये आंसर है डेल्टा R/R का। कैलकुलेशन ही थी, बस इतना सा आंसर है। 0.1 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, या 10% भी लिख सकते हैं। परसेंटेज में पूछा जाता तो भी निकाला जा सकता था। प्रॉपर आंसर निकाल दिया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ऊपर नीचे स्किप करके देख सकते हो, जैसा भी मर्जी लगे उसी तरीके से देखा जा सकता है। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है।